दोस्तों, अक्सर हम जब इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी यूट्यूब चैनल या और कोई प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, तो हम वहाँ पर पाते हैं कि हमें सजेस्ट किया जाता है कुछ बहुत ही सिंपल टेक्निक्स लाइक इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट या ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स की कैटेगरीज जैसे स्मॉल कैप हो गई, लार्ज कैप हो गई, मिड कैप्स हो गई और उनमें इन्वेस्टमेंट। और उसमें ये जनरली नहीं बताया जाता कि किस कंपनी का या किस म्यूचुअल फंड कंपनी है एमसी का हमें वो पर्टिकुलर फंड यानी स्मॉल कैप में कहा जाना है, मिड कैप्स में कहा जाना है। और इसके अंदर कई बार ये होता है कि जब हम 5 साल 10 साल का रिटर्न देखते हैं, तो शायद जब हम वो CAGR वाला पॉइंट देखते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता है कि कोई एक कंपनी है जो शायद 15% दे रही है, कोई 17% दे रही है, कोई 19% दे रही है। तो ऐसा हमें लगता है कि 2 या 4% का ही तो फ़र्क है। बट कई बार ये फ़र्क बहुत बढ़ जाता है अगर हम इस क्युमुलेटिव नंबर को 5-10 साल तक देखते रहे। उसी चीज़ को इस लेटर में वॉरेन बफेट ने समझाने की कोशिश की है अपनी पार्टनरशिप परफॉर्मेंस से। और भी उन्होंने कुछ मज़ेदार बातें की है और चीज़ें समझाई है हमें, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करें। हेलो एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद शोएब, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ फिस्क कैपिटल। आई एम एन MBA फ्रॉम IIM उदयपुर, ए CFA और एक सेबी का रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आप देख रहे हैं फिस्क कैपिटल और आज हम डिस्कस कर रहे हैं वॉरेन बफेट के 1961 के लेटर्स की। 1957 से 1960 तक वो एनुअल लेटर्स देते थे अपने शेयर होल्डर्स को। 1961 से वॉरेन बफेट साल में 2 बार लेटर भेजने लगे। हालांकि 1961 का जो फर्स्ट हाफ का लेटर था उसमें कुछ बहुत ज़्यादा डिस्कशन उन्होंने मार्केट पे नहीं किया, बल्कि अपने प्लान्स के बारे में बताया कि वो कैसे अपनी जो 7-8 छोटी-छोटी पार्टनरशिप्स थी, उनको मिल मर्ज करके एक बड़ी पार्टनरशिप बनाना चाह रहे थे और वो सारे प्लान्स उनके पार्टनर्स को भी पसंद आ रहे थे, उस बड़े अमाउंट्स के साथ। और यही चीज़ जो मैंने भी शायद आपको एक वीडियो में बताई थी कि क्यों छोटे इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स जैसे बड़े हाउस के साथ इन्वेस्टमेंट करना बेटर होता है, रादर देन अपने एंड से एक छोटे-छोटे अमाउंट में शेयर्स लेना। तो वही कुछ वॉरेन बफेट ने भी समझाने की कोशिश की इस लेटर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो 61 का जो फर्स्ट हाफ का लेटर था उसके अंदर बात करें तो वो सिर्फ मर्जर्स की बात कर रहे थे और थोड़ा ऑपरेशन सिखा रहे थे कि कैसे हम अपनी सारी पार्टनरशिप्स को मर्ज करेंगे और बड़ी बनाएंगे और क्या प्रॉफिटेबिलिटी शेयरिंग होगी। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अभी हमारे फोकस में नहीं है और हमें इससे कुछ बहुत इंसाइट भी नहीं मिलती, बट ये समझ में आता है कि ज़्यादा मनी या ज़्यादा बड़े साइज़ के फंड्स से इन्वेस्टमेंट करना बेटर होता है और बफेट को भी यही समझ में आ रहा है। बात करते हैं सेकेंड हाफ की, तो सेकेंड हाफ स्टार्ट करते हैं वॉरेन बफेट अपने फंड्स की परफॉर्मेंस से। फंड्स की परफॉर्मेंस में पहले वो एक्सप्लेन कर रहे हैं उनका एज ए सम पार्टनरशिप्स ने कितना रिटर्न दिया है और डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज जो इंडेक्स है जिसको वो कॉपी करते थे या जिसको वो अपना बेंचमार्क समझते थे, उसने कितना रिटर्न दिया। जैसा वो हमेशा से कहता है कि अप मार्केट में हम शायद इंडेक्स के बराबर रहे या थोड़ा पीछे भी रहे, बट उनका हमेशा फोकस होता है कि जब इंडेक्स डाउन रहे तब हमारे जो पोर्टफोलियोज है वो ज़्यादा अच्छा करे। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जब डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज अप था, जैसे कि 1958 और 59 में 39 और 20% के अराउंड, तब ये भी 41 और 26% के अराउंड थे। तो 2 से 6% का ये एक अल्फा लेके चले थे। अगर 1961 जो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईयर था उसको बात करें तो वो अकेला ऐसा ईयर है जब ये अब मार्केट में है DJIA 22% से और पार्टनरशिप 46% के अराउंड रिटर्न दी है। बाकी जो आप देखेंगे डाउन मार्केट जब DJIA 9% पे था, तो ये 10% पॉजिटिव रहे, यानी कि टोटल इनका अल्फा 20% करीब था। एंड सिमिलरली जब 6% डाउन था DJI तब ये 22% अप में रहा, विच मीन्स कि अल्फा क्लोज टू 30% था। और यही कंपाउंडेड बेसिस में उन्होंने बताया। और आप देख सकते हैं कि जैसे ही कंपाउंडेड बेसिस में नंबर जाता है तो इस तरह का अल्फा अगर आप कंसिस्टेंटली लेते हैं तो कितना फर्क आ जाता है कि डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज इन 5 सालों में 75% का रिटर्न दिया था। उसके कंपैरिजन में बफेट पार्टनरशिप्स जो है वो 250% का रिटर्न दी थी। तो उन्होंने देखा कि लगभग 5 ही साल उन्होंने इस इंडेक्स को इन एब्सोल्यूट टर्म्स बीट किया है। हालाँकि जब वो लिमिटेड पार्टनर्स के प्रॉफिट पे आए, इसके अंदर जो लिमिटेड पार्टनर्स थे या जिनको हम उनके इन्वेस्टर्स कह सकते हैं, उनका गेन उन्होंने इस तरह बताया कि वहाँ पे 1 आध साल में जो इंडेक्स है वो थोड़ा ज़्यादा परफ़ॉर्म किया, बट ओवरऑल 5 साल का कंपाउंडिंग देखें तो उनकी जो पार्टनरशिप्स है उनका रिटर्न ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा था। दी जाएगी ऐसे 57 से 61 में ऑब्वियसली पार्टनरशिप गेन करेगी, लिमिटेड पार्टनर भी करेगा, बट आप देख सकते हैं कि जब अल्फा ज़्यादा नहीं है और DJIA को थोड़ा ही बीट किया जा रहा है वो अल्फा, जो कि अब मार्केट ईयर था, तो लिमिटेड पार्टनर्स का गेन
कहीं न कहीं डाउ के बराबर था, या इवन 1958 में तो डाउ से भी कम था। तो इससे समझ में आता है कि वो क्यों बार-बार ऐसा बोलते थे कि हम अप मार्केट में शायद मार्केट बीट ना कर पाएँ, क्योंकि लिमिटेड पार्टनर्स को उतना बेनिफिट नहीं होता था। बट वहीं जब डाउन मार्केट आता है, तो आप देख सकते हैं कि 20-20% प्लस का अल्फा लिमिटेड पार्टनर्स को मिला है ऐसे डाउन मार्केट में। नाउ सेम अगर उन्होंने कंपाउंडेड रिटर्न की हम बात करें, तो वहाँ भी यही हुआ कि अप मार्केट में वो करीब-करीब इंडेक्स मैच किए, डाउन मार्केट में बेटर अल्फा दिए और कंपाउंडिंग में उनके लिमिटेड पार्टनर्स को अराउंड 180% का गेन मिला है 5 साल में, एज़ कंपेयर टू ओनली 74% इन डीजेआईए। अब वहाँ एक बात ये आई कि क्या ये जो डीजेआईए का इंडेक्स है, ये क्योंकि इतने अच्छे नंबर से बीट हो रहा है, तो ये एक सही बेंचमार्क है? तो उसके लिए फिर उन्होंने कुछ म्यूचुअल फंड्स के भी एग्जांपल दिए कि इंडेक्स क्योंकि ऑटोमेटिकली चलता है, हम कुछ एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स को इससे कंपेयर कर लेते हैं। तो वहाँ पे भी उन्होंने देखा कि एक्टिव मैनेज फंड्स डाउ जोन को बहुत मुश्किल से बीट कर पा रहे थे, और हिस्टोरिकली भी उन्होंने इसका डेटा दिया अलग-अलग फंड्स को मिला के। मोस्टली जो हाइब्रिड फंड्स है उन्होंने उसको निकाल दिया, बट उसके अंदर भी ये था कि हाइब्रिड फंड्स में भी 32 फंड्स को उन्होंने निकाले, उसमें से 31 इंडेक्स बीट नहीं कर पाए, और जो 38 उन्होंने फंड्स रखे अपने एनालिसिस में, उसमें से भी मेजॉरिटी ऑफ फंड्स, एक बड़ा हिस्सा इंडेक्स को बीट नहीं कर पाया हिस्टोरिकली। वो सेम चीज़ उन्होंने जो 5 फंड्स कंपेयर किए, उनसे भी ये चीज़ समझ में आई। तो वहाँ पे म्यूचुअल फंड को कंपेयर किया है वॉरेन बफेट ने अपने इन्वेस्टर्स को एक बताने के लिए कि हो सकता है कि हमारा डाउ जोन्स का बेंचमार्क सही नहीं हो, तो हम बाकी म्यूचुअल फंड्स भी देख लेते हैं। क्योंकि उन्होंने डाउ जोन्स इसलिए लिया क्योंकि हिस्टोरिकली डाउ जोन्स को बीट करना उतना आसान नहीं है जितना हमें लगता है। और भाई उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि 1957 से 1960 तक क्या परफॉर्मेंस रहा। तो जो टॉप म्यूचुअल फंड्स थे उस टाइम अमेरिका के, उनका अगर आप देखेंगे डाउन मार्केट में वो हमेशा डाउ से नीचे रहे, जबकि लिमिटेड पार्टनर्स जो बफेट के वो न सिर्फ डाउ को बीट किए बल्कि इन म्यूचुअल फंड्स को भी बीट किए। अब अप मार्केट की बात करें तो 1959 में तो अप मार्केट में भी म्यूचुअल फंड्स नीचे रहे, बट 1958 में अप मार्केट में म्यूचुअल फंड्स काफ़ी अच्छा किए डाउ से, एक्सेप्ट ट्राई कॉन्टिनेंटल जो कंटिन्यूअसली खराब किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड्स और डाउ का अगर कंपाउंडेड रिटर्न भी निकाले तो 56 तक कोई भी म्यूचुअल फंड ट्राई कॉन्टिनेंटल के अलावा कंपाउंडेड रिटर्न में डाउ को बीट नहीं कर पाया। जबकि अगर हम इस तरह से देखें कि ट्राई कॉन्टिनेंटल का परफॉर्मेंस तो इसी भी साल में ऐसा नहीं था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा है, एक्सेप्ट 1957 और 1960 जब मार्केट डाउन है, डाउ डाउन है, ये या तो अप में है या फिर कम डाउन परफॉर्मेंस दिया। तो इससे ये भी समझ में आता है कि जो भी कंपनी या जो भी म्यूचुअल फंड जहां पर आपको डाउन मार्केट में कम डिक्लाइन देता है, उनका एंड रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो ये एक टर्म है जो समझ में नहीं आती कई लोगों को कि 1-2 साल में कोई फंड परफॉर्मेंस बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और वो उसके पीछे भागने लग जाते हैं क्योंकि ये बेस्ट रिटर्न दिया है। बट वो ये चीज़ उनको एनालाइज करना नहीं आता है कि डाउन मार्केट में ये पर्टिकुलर फंड कैसा करेगा। एंड इसीलिए कई ऐसे फंड है जो 1-2 साल के एक्सट्रीम रन के बाद आपको कम रिटर्न देने लग जाते हैं, और आपका जो 5 साल 10 साल का रिटर्न होता है वो उतना बेस्ट उन फंड से नहीं निकलता है। सो ये सारी चीज़ें समझने के लिए भी कोई एक्सपर्ट्स की सलाह बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ से एक बात को और कंफर्म हुई कि जो वॉरेन बफेट कहते थे कि हमें अप मार्केट में शायद इंडेक्स के बराबर है ना, ये 1-2% कम भी रहे तो चलेगा, बट डाउन मार्केट में जब इंडेक्स 10-10 15-15% गिरे, तब हम अगर 5%, 8%, 7% गिरते हैं, तो हम बहुत अच्छा इंडेक्स से रिटर्न पा सकते हैं। और वही चीज़ यहाँ पे प्रूव भी है, खुद के उनके परफॉर्मेंस से भी और डाउ जोन्स के साथ ट्राई कॉन्टिनेंटल की कंपैरिजन से भी। इसके बाद वॉरेन बफेट ने एक बार फिर से अपने ऑपरेशंस को एक्सप्लेन किया अपने शेयर होल्डर्स को। तो पहले ही वो जनरल्स और वर्कआउट का एग्जांपल दे चुके हैं जो हमने फर्स्ट लेटर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। एक तीसरा एडिशन जो हुआ वो था कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो, या जिन्हें उन्होंने कंट्रोल कहा था उसका। तो सैनबॉर्न वेब कंपनी का एक एग्जांपल हमने पहले भी समझा था, जब उन्होंने कंट्रोलिंग पोजीशन लेने की कोशिश की, सबसे बड़ी कंपनी बने और फिर कंट्रोलिंग पोजीशन से उसकी वैल्यू को अनलॉक किया। तो ये भी एक बड़ा हिस्सा था, और जैसे उनके पास फंड ज़्यादा आने लगा, वो कंट्रोल्स पे भी फोकस करने लगे और उससे उन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ। और वन ऑफ द रीज़न कि 1961 में भले ही डाउ जोन्स बहुत अच्छा किया, तो भी ये 20% से उसको बीट कर पाया, उसका रीज़न ये कंट्रोलिंग पोज़ीशंस ही थी। तो वॉरेन बफेट ने इसी कंट्रोल को समझाते हुए बताया कि एक डेम्स्टर व्हील कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग एरिया में है, उसके अंदर अभी वो कंट्रोलिंग पोज़ीशन पे है। उन्होंने ये करीब-करीब $28 के रेट से परचेज़ करना चालू किया था, जो कि $35 की करंट जो मार्केट प्राइस थी, उस हिसाब से 21% था कंपनी का। हालाँकि जो बुक वैल्यू थी इस
डेम्स्टर मिल की वो अपने आप में ही $75 के करीब। तो ऐसे में कंपनी काफ़ी अंडर वैल्यू थी, लेकिन 70% क्योंकि वॉरेन बफेट खुद ले रहे हैं, तो वो प्लान ऐसे कर रहे थे कि बाकी कोई खरीद कैसे पाएगा जब तक मैं नहीं बेचूँगा। तो उनका ट्रायल ये था कि जिन लोगों को पैसे निकालने हैं, वो इसमें से पैसे निकाल के और जो नए उन्हीं के होल्डर्स हैं, जिनको नया पैसा लगाना है, वो इसको खरीदते रहे और इस तरह से इसकी प्राइस भी धीरे-धीरे बढ़ती रहे और सारे इन्वेस्टर जो उनके हैं वो प्रॉफिटेबल होते हैं। तो ये एक तरीका उन्होंने निकाला था डेम्स्टर मिल से प्रॉफिट का। अब इसके बाद सबसे बड़ी बात आती है कंज़र्वेटिज़्म की। तो जैसे कंट्रोलिंग पोज़ीशन हो गई या अंडर वैल्यू सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट हो गई, तो ये दोनों चीज़ें ऐसी होती है जिसमें मार्केट को ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा। जो जनरल्स वाली बात है और कंट्रोल वाली और उस पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो। सो ये एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर आप ज़्यादातर फंडामेंटली अंडर वैल्यू कंपनीज़ पे इन्वेस्ट करते हो और हाई ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे नहीं करते, जो कि ग्रोथ बेस्ड इन्वेस्टिंग होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो हमें समझनी है कि आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि इंडेक्स फंड या निफ्टी 50 कि लगाते जाओ इसमें पैसा, ये बहुत ज़्यादा लोगों का चलन आ चुका है और कई लोग इस तरह के इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं जो बस यही चीज़ बेचते हैं और बड़े-बड़े लोग भी इसको सपोर्ट करते हैं। और ये माना जाता है कि लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट हमेशा एक कंजर्वेटिव अप्रोच है, बट मेरा पर्सनल ये मानना नहीं था कभी और इस लेटर से सामने आता है कि वॉरेन बफेट भी इससे एक कंजर्वेटिव अप्रोच नहीं मानते कि आप किसी बड़ी कंपनी में पैसा लगा रहे हो या ज़्यादातर लोग जहाँ पैसा लगा रहे हैं अगर वही आपका पैसा है तो आपने कंजर्वेटिव बेच लिए। रादर देन मेरा पर्टिकुलर फोकस ये होता था कि कंपनी का साइज़ कुछ भी हो, अगर वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, उसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं और वो अपने प्राइस से काफ़ी कम पे ट्रेड कर रहा है जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो फिर ऐसे में वो कंपनी काफ़ी लो रिस्क वाली हो जाती है। चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो या माइक्रो कैप। और इसी तरह से हम हमारे पोर्टफोलियोज़ भी बनाते हैं और जो हम म्यूचुअल फंड्स भी सिलेक्ट करते हैं उसमें भी हम यही फोकस करते हैं कि फंड मैनेजर्स इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। वो ज़्यादा प्रीमियम किसी चीज़ के लिए पे नहीं कर रहे हो विदाउट मच नॉलेज या वो ज़्यादा इंडेक्सेशन नहीं कर रहे हो अपने इन्वेस्टमेंट का। बिकॉज़ अगर इंडेक्स फंड ही लेना होते तो उनकी स्किल्स पे हम बेट लगाते ही नहीं। तो ये सारी चीज़ों से एक चीज़ समझ में आती है और क्योंकि वॉरेन बफेट के 5 साल से रिटर्न भी आप देख के समझ सकते हैं कि उन्होंने काफ़ी कंज़र्वेटिव बेट ली और उसके बाद भी परफॉर्मेंस अच्छी रही। तो इसको समझने का तरीका होता है सॉर्टिंग और रेशियो या फिर एक ऐसा मापदंड जो बताए कि अगर मार्केट डाउन जाता है तो उसमें हमारा पोर्टफोलियो मार्केट से कम डाउन जाए। अगर आपका पोर्टफोलियो ऐसा कर रहा है, आपके म्यूचुअल फंड्स ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने उस तरह की कंजर्वेटिव बेट्स लिए, चाहे वो लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो या मिड कैप्स हो। तो यहाँ पे एक चीज आप ये समझ सकते हो कि इस तरह के अगर म्यूचुअल फंड्स है, या इस तरह के स्टॉक्स हैं आपके पोर्टफोलियो में जो मार्केट गिरने पे आपको कम गिरा है, भले ही बढ़ने पे आप बहुत ज्यादा नहीं कमा रहे हो, तो आप लॉन्ग टर्म में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसे एक सही मायनों में कंजर्वेटिव कहा जाता है। लेकिन क्योंकि सेबी भी और कई जगह से ये एक अंडरस्टैंडिंग बनती है कि लार्ज कैप इज लिस्ट रिस्की, स्मॉल कैप इज हाईएस्ट रिस्की। ये वजह है कि एक चलन बन चुका है कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स में ही पैसा लगाया जाए या जितने बड़ी कंपनीज है उनमें फोकस किया जाए और एक तरह से मेरे हिसाब से वो एक बबल क्रिएट कर सकता है आने वाले कुछ सालों में। तो सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा और इस पे अगर आपको समझ में नहीं आता है कैसे कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो बनाया, बट आप वो मेरे हिसाब से या जैसा इन्होंने वॉरेन बफेट ने कहा उस तरह से पोर्टफोलियो बनाना और अच्छे से समझना चाहते हैं या उसके लिए हेल्प चाहते हैं, तो फिस्क कैपिटल हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार है। हम एक सेबी रजिस्टर्ड फर्म है, तो आप ज़रूर हमसे यहाँ पर कंसल्टेशन ले सकते हैं। हमारे डिटेल्स आपको इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और बाकी इस चैनल पे भी हमने इस चैनल के अंदर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और अदर डिटेल्स की क्यूआर कोड दे रखे हैं जिनको स्कैन करके आप हमारे ग्रुप्स और प्लेटफॉर्म्स पे जा सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी कंजर्वेटिज्म के बाद जो क्वेश्चन आया था जिसको डिस्कस किया वॉरेन बफेट ने, वो था साइज का। कि कई लोगों ने सोचा कि शायद हम अच्छा परफॉर्मेंस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारी जो फंड की साइज है इन्वेस्टमेंट्स की वो काफ़ी छोटी है, तो क्या हम बड़े साइज पे भी इस तरह का रिटर्न बना पाएंगे। तो वॉरेन बफेट ने यहाँ समझाने की कोशिश की कि बहुत ज़्यादा साइज का मतलब यही है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी शेयर्स खरीदना। उन्होंने एक सिंपल एग्जांपल दिया कि कुछ इतनी बड़ी कंपनी है कि हम अभी 100 शेयर खरीदने रहे हैं। अगर 10,000 शेयर भी खरीदते हैं तो कुछ बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस उनकी परचेज़ में नहीं आने वाला है। तो हम इज़िली वो पोज़ीशंस बड़ी ले सकते हैं और बड़े रिटर्न्स बना सकते हैं, जो कि उनके वर्कआउट पोर्टफोलियोज़ थे या जनरल्स। वहाँ पे उन्होंने ज़रूर ये बताया कि इसके अंदर जनरल्स में कुछ इतनी छोटी कंपनीज़ अगर हम लेते हैं या कंट्रोल्स में कितनी छोटी कंपनी लेते हैं, जिनके अंदर 10,000 शेयर खरीदना पॉसिबल ही नहीं हो, जिनकी टोटल साइज़ ही शेयर्स की 10,000 या 5,000 हो। तो वहाँ इशू हो सकता है। बट उसके अंदर एक बेनिफिट भी है कि मान लीजिए मुझे 80% 70% कंट्रोलिंग इंटरेस्ट चाहिए किसी अच्छी कंपनी में जो मैनेजमेंट के खराब परफॉर्मेंस की वजह से पुअर परफॉर्म कर रही है, बट कंपनी बहुत अच्छी है।
तो ऐसे में जितना ज़्यादा फंड होगा मैं उतना ज़्यादा इस तरह की कंट्रोलिंग पोजीशन दे पाऊँगा। यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की कि इस तरह की जो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वाले पार्ट आते हैं, वहाँ के लिए हमें जितना ज़्यादा साइज़ होगा उतना हमारे पोर्टफोलियोज़ के लिए अच्छा होगा। आखिर में उन्होंने कुछ प्रेडिक्शंस की, उसमें उन्होंने ऑब्वियसली ये बताया कि ये उनका मकसद ये नहीं कि हर एक साल को प्रेडिक्ट करना, बट उनका एक अंदाज़ा था कि जैसे मार्केट जा रहा है, कुछ एक साल ऐसे आएँगे जब वो 20 से 25% इंडेक्स का रिटर्न मिलेगा, कुछ एक साल आएँगे जहाँ पे वो नेगेटिव रिटर्न्स देगा और बीच के अंदर ज़्यादातर सालों में वो इस रेंज के बीच में कहीं 10-15% या 5 से 10% रिटर्न देगा। अब क्योंकि 1950s 1960s का ज़माना है, तब 15-20% की रिटर्न पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती थी और तब बॉन्ड्स वगैरह भी 2-2 4-4% देते थे क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी नहीं होती थी। तो वहीं से वॉरेन बफेट ने भी कहा कि हमें 5 से 7% का रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए आने वाले 10-12 सालों में और उसी हिसाब से हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की, एंड में उन्होंने कुछ अपने ऑपरेशंस के बारे में बताया, अपनी कंपनी की थोड़ी परफॉर्मेंस बताई और उसके बाद उन्होंने उस लेटर को क्लोज़ किया। अगर इस वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट में। आपको ये बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी वॉरेन बफेट ऑफ की फिलॉसफी ऑफ इन्वेस्टिंग को समझ के आगे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच।